इसी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने पर्सनालिटी के क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा था कि अलग अलग ऑथर ने किस तरीके से जो बॉडी को है वो डिफाइन किया है या उसको डिवाइड किया है। और उसमें एक सारी चीज़ों को बताया गया था, एक रह गया था जिसको हम सेल्डन का बोलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि सेल्डन ने बॉडी के टाइप्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया है। तो जिसको हम बोलते हैं सेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी के नाम से हम जानते हैं। तो इनका पूरा नाम अगर हम बात करेंगे तो इनका विलियम हर्बर्ट सेल्डन है। इनका जो जीवन काल रहा है 1898 से 1977 रहा है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और फिजिशियन भी थे। ठीक है, ये प्रपोज हिज थ्योरी इन 1940। ये क्वेश्चन आया है कि सेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है कौन से ईयर में दिया गया है। तो 1940। आप याद रखिएगा कि जो सेल्डन का क्लासिफिकेशन बॉडी टाइप पे दिया गया है वो 1940 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, और इसको और किस नाम से जानते हैं? सोमैटोटाइप थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। सोमैटोटाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। सेल्डन बिलीव दैट बॉडी स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स आर क्लोजली रिलेटेड। मतलब कि पर्सनालिटी ट्रेट जो है और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ये किसका मानना है? सेल्डन का। हिज वर्क वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई एशियन ग्रीक आइडिया, स्पेशली हिप्पोक्रेटस एंड गैलेन, who also linked temperament with the human body। ठीक है, तो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये एक्टोमॉर्फ है, ये मेसोमॉर्फ है और ये एंडोमॉर्फ है। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो सेल्डन डिवाइडेड पीपल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि क्या क्या चीजें किस तरीके का होता है। कभी कभी इसको पूछा जाता है कि जो ये इंडोमार्फ है उसमें कैसे व्यक्ति होते हैं, मेसोमार्फ है तो वो कैसे व्यक्ति होते हैं, और एक्टोमार्फ है तो कैसे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे। हमने शॉर्ट में आपको देखने के लिए, लिखने के लिए या नोट्स बनाने के लिए इसको हमने एक टेबल में तैयार किया है, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात करेंगे कि एंडोमार्फिक देखो का ये जो रेशियो है 7:1 का, ये भी पूछता है। 1:7 का भी पूछता है और 1:1 मतलब कि एंडोमार्फिक पर्सनालिटी का जो रेशियो है वो 7:1 रहेगा। ठीक है, मेसोमार्फिक पर्सनालिटी का 1:1 और एक्टोमार्फिक का 1:1 तो दिस इंडिविजुअल हैव ए राउंड सॉफ्ट एंड हैवी बॉडी। मतलब कि इनका शरीर गोल और मुलायम होता है। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? मिलनसार, प्रसन्न और आराम प्रिय होता है। दे आर यूजुअली cheerful, relaxed, sociable and like comfort। Example, a friendly person who love to eat, socialize and stay happy। मतलब कि खाने पे भी ज्यादा पसंद करते हैं, सामाजिक होते हैं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उदाहरण में अगर हम बात करें एंडोमॉर्फ की, तो ऐसे व्यक्ति जो सबके साथ घुल मिल जाते हैं और जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है मेसोमॉर्फ की हम बात करेंगे। तो मेसोमॉर्फ क्या है? तो इनका शरीर जो है मजबूत है, मांसल मतलब कि मसल्स है, मस्कुलर होता है और एथलीट होता है। ये साहसी, ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धा स्पर्धी होते हैं। उदाहरण से खिलाड़ी भी बनते हैं, ज्यादा सैनिक होते हैं या नेता जो कठिनाई का सामना करना पसंद करते हैं। देन एक्टोमॉर्फ की बात करें तो इनका शरीर पतला, लंबा और नाजुक होता है। ये संकोची, संवेदनशील और विचारशील होते हैं। उदाहरण जैसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार जो शांत वातावरण पसंद करते हैं, वैसे आदमी को हम एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हमारा एंडोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक, देन मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये तीन प्रकार के सेलर ने टाइप बॉडी टाइप को डिफाइन किया है। और 1940 में ये ध्यान रखिएगा कि 1940 में उन्होंने ये चीजें क्लासिफाइड किया था, डिफाइन किया था। ठीक है,
अब इसको हम स्पोर्ट्स से कैसे रिलेट करेंगे, खेल विज्ञान मनोविज्ञान में इसका क्या महत्व है। तो प्लेयर सिलेक्शन, खिलाड़ी का चयन, डिफरेंट बॉडी टाइप आर सुटेबल फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब कि हर एक वो जो बॉडी इसमें इन्होंने क्लासिफाइड किया है वो हर एक बॉडी हर एक स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो सकता, अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए होता है। तो जैसे मेसोमॉर्फ की हम बात करें तो मेसोमॉर्फ क्या है, एक्सेल इन स्ट्रेंथ बेस्ड गेम, एग्जाम्पल रेसलिंग, फुटबॉल। ठीक है, जैसे मेसोमॉर्फ के जो कैटेगरी में जो बॉडी टाइप आते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति आता है वो या तो रेसलिंग या तो फुटबॉल इस टाइप के क्या करते हैं, गेम को वो खेलते हैं। सामाजिक बोला गया है तो मतलब कि वो टीम गेम में ज्यादा रहेगा, और ऐसे मस्कुलर बॉडी है तो वो रेसलिंग वगैरह में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिव मार्क्स परफॉर्मर की बात करेंगे तो वेल इन एंड्योरेंस एंड एजिलिटी स्पोर्ट्स, इनका क्या रहता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मतलब कि ऐसे इवेंट जिसमें एंड्योरेंस की ज्यादा आवश्यकता हो उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, उस गेम में वो क्या करते हैं, जाते हैं। एंडोमार्फ में टू बेटर इन स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग स्टेबिलिटी, शॉर्ट पुट, डिस्कस, ये सारी चीजें किस में आती हैं, एंडोमार्फिक में आती हैं। तो मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बाद बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग, टीम कंपटीशन, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी हेल्प कोच मोटिवेट एथलीट अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेड्स, हेल्प इन predicting athlete इमोशनल एंड सोशल रिस्पॉन्सेज अंडर प्रेशर। टीम कंपटीशन में क्या हो जाएगा, बैलेंस पर्सनालिटी टाइप, इंप्रूव टीम कोऑर्डिनेशन एंड मोरल। ये कुछ बुक लिखा गया है डब्ल्यू एच सेल्डन के अकॉर्डिंग, डब्ल्यू एच सेल्डन के अकॉर्डिंग, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से बुक लिखे हैं इसमें, बुक का पूछा जा सकता है। तो 1940 में द वेरिएंट ऑफ ह्यूमन साइकिक, जो मेन फोकस इस पे किया था सोमेटोटाइप, जो इसके बारे में हम जो अभी पढ़ रहे थे। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बॉडी टाइप एंड पर्सनालिटी रिलेशन, दोनों हमने बात की कि इन्होंने किस पे बिलीव किया, बॉडी टाइप और पर्सनालिटी में जो रिलेशन होता है उसका। फिर 1942 में एक बुक इन्होंने और लिखी, द वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट, जिसपे कि फोकस था टेम्परामेंट स्टडी था। इसमें अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न की बात इन्होंने इसमें की थी। इसमें किसकी बात की थी, बॉडी टाइप और पर्सनालिटी रिलेशन की, इसमें इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न की बात की थी, भावनात्मक और कि जो व्यवहार का जो पैटर्न होता है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी, मेन फोकस इसमें था। फिर 1949 में, 1949 में वैरायटी ऑफ डेलिंक्यूट यूथ, तो इसमें किसमें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में इन्होंने फोकस किया था, जिसमें पर्सनालिटी ऑन क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बात किया गया था। ठीक है, किसमें, ये पूछ सकता है कि पर्सनालिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर की जो बात कही है शेल्डन ने, वो अपने किस बुक में कही है, तो वैरायटी ऑफ डेलिक्वेंट यूथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1954 में एटलस ऑफ मैन, ये बहुत ही चर्चे में ये बुक थी, एटलस ऑफ मैन। इसमें क्या था, मेल फिजिक्स की बात इन्होंने की थी, इसमें किसकी बात की थी, मेल फिजिक्स की इन्होंने बात की थी। उसके बाद फोटोग्राफिक सोमेटोटाइप एविडेंस के साथ। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 1955 में एटलस ऑफ वुमन, जब इन्होंने मेन पे बनाया तो यही बुक क्या की, एक वुमेन पे भी बनाई। तो इसमें मेल फिजिक्स था, इसमें फीमेल फिजिक्स था, तो इसमें बॉडी टाइप एंड फीमेल पर्सन के बारे में इन्होंने ज्यादा चर्चा की थी, लेकिन मेन फोकस किसमें था, फीमेल के साइकिक, मतलब कि उनके बिहेवियर से। ठीक है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन है, इसको आप ले सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हुई थी, है ना। अच्छे से इसमें दिया गया है। डेलिकेट ट्यूब, जैसे देखो वैरायटी ऑफ डेलिकेट ट्यूब्स में क्या है, का अध्ययन किया, उन्होंने पाया, मतलब कि अपराधी, डेलिकेट मतलब अपराधी युवाओं का अध्ययन किया, उसमें पाया कि शारीरिक संरचना और व्यवहार के बीच गहरा संबंध है, विशेष रूप से मेसोमॉर्फ जो मस्कुलर होते हैं व्यक्ति अधिक साहसी और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, ये हमारे चिल्ड्रन की बात हो गई कि जो बॉडी टाइप के बारे में कैसे उन्होंने क्लासिफाइड किया है, अलग अलग जो बुक लिखे हैं उसमें किस किस चीजों को उन्होंने फोकस किया, वो सारी चीजों को हमने देख चुका, उसको अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी, ये थ्योरीज वगैरह कुछ दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो थ्योरीज ऑफ सरप्लस एनर्जी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। ठीक है, अतिरिक्त
ऊर्जा का सिद्धांत की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से इसको नोट्स बना के अपने हिसाब से लिखिएगा। कहने को तो केवल इसमें यह है कि ये थ्योरी कब दिया गया ये सारी चीजें बता कर, लेकिन मैंने इसलिए पूरे तरीके से इसको लिख दिया है कि आपको इसको पढ़ने के बाद इसको समझ में आए। इसको पढ़ो अपने हिसाब से, इसमें क्या क्या चीजें आपको इम्पोर्टेंट है उसको आपको बताना है ना। उसको आपको लिखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है जो ये इसको हमने डिफाइन किया है वो पूछ देगा कि हाँ क्या है कैसे है इसके बारे में, मतलब कि ये तो दे दिया कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है, लेकिन इसके बारे में इसके अंदर में है क्या, उसके बारे में हमको बात करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसमें क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो आपको उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी की बात हम करेंगे तो देखिए एक स्लाइड में भी मैंने इसको कर दिया है और अलग अलग तरीके से भी इसको मैं क्या किया हूँ, डिफाइन किया हूँ कि आपको ज्यादा पढ़ने, केवल आपने इसको पढ़ लिया मतलब कि आपका क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए लिखा गया है कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हुई इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द थ्योरी, इस सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे कि क्या है, तो इसको देने वाले दो लोग हैं, फेडरिक स्किलर और हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने दो लोगों ने मिलके इसको दिया था। जो ये थे वो जर्मन फिलोसफर थे, पोएट कवि थे और एजुकेटर भी थे। और ये हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो फेमस इंग्लिश फिलोसफर थे। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी दैट एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन एंड एनिमल प्ले, मतलब कि ये इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था कि मतलब सबसे पहला ये थ्योरी था, और दैट एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन और एनिमल, मतलब कि आदमी और जो या कोई ह्यूमन बीइंग होता है वो खेलते क्यों हैं। तो the theory of surplus energy state that play is the result of the excess energy that living being have after satisfying their basic need of life। मतलब कि क्या बोल रहा है, जब मनुष्य या पशु अपनी जीवन की अपनी जीवन की आवश्यकता क्रियाओं के बाद शेष बची हुई ऊर्जा का उपयोग मनोरंजन या खेल में करते हैं तो उसे खेल कहा जाता है, ठीक है। अर्थात जब हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा होती है तो वो खेल, नाच गाना या अन्य मनोरंजक गतिविधियों में खर्च होती है, ठीक है। एक्सेस एनर्जी जब होती है दैट लिविंग बीइंग हैव आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कैरिकुलम डिजाइन और चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो एक्सप्लेन व्हाई स्टूडेंट एंजॉय फिजिकल एक्टिविटी नेचुरली, हेल्प अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन बिहाइंड प्ले एंड रिक्रेशनल, फिजिकल एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड टू रिलीज सरप्लस एनर्जी, प्ले हेल्प इन हेल्दी ग्रोथ एंड इमोशनल। इसका हिंदी व्याख्या दिया गया है, आप इसको देखिएगा कि बताता है कि विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से खेल कूद क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। खेल में भागीदारी की मनोवैज्ञानिक पीड़ा को समझने में सहायता करता है। पाठ्यक्रम में खेल और शारीरिक क्रियाएं शामिल की जानी चाहिए ताकि अतिरिक्त ऊर्जा निकाली जा सके। खेल बच्चों के स्वास्थ्य विकास और भावनात्मक संतुलन के लिए आवश्यक होता है। अब इसको आप देख लोगे तो कौन कौन दिया है, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। तो प्रपोज बाई पैट्रिक स्किलर और सपोर्टेड बाई हर्बर्ट स्पेंसर, मतलब कि इन दोनों ने क्या किया है, मिलकर इस थ्योरी को बनाया है। मेन आइडिया क्या था, प्ले इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी की जहां बात होगी वो सरप्लस एनर्जी में आएगा। फिर एग्जांपल, चिल्ड्रन रनिंग एंड जंपिंग विदाउट रीजन। जैसे बच्चे लोग क्या होते हैं, किसी भी कारण के क्या करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, क्यों कूदते हैं, तो उनके अंदर वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो स्टोर होती है उसको क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं। उनको पता नहीं है लेकिन अंदर से क्या होता है, एक चीजें निकलती है, तो वो उस चीज को करने के लिए क्या होते हैं, ललायत होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड प्ले साइकोलॉजी। लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल और सोशल प्ले, कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल और सोशल प्ले, ठीक है। तो अगर इसको बात करें कि इसको कब दिया गया था, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो है ये दो लोगों ने मिलकर जब बनाया था तो अलग अलग ईयर में क्या किया था, इसको दिया था।
तो आप इसको लिख लीजिएगा कि 1800 जो है 73 में, 1873, और स्पेंसर 1875 में मिलके इन लोगों ने क्या किया था, इस थ्योरी को दिया था। एक स्पेसिफिक इसका वो नहीं है, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि ये कब दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कि नेक्स्ट थ्योरी जो है वो क्या है। चलिए, एंटीसिपेटरी थ्योरी, जिसको हम प्री एक्सरसाइज थ्योरी बोलते हैं, ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि एंटीसिपेटरी थ्योरी को और हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम प्री एक्सरसाइज थ्योरी के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। प्री एक्सरसाइज थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को कौन दिया था, कार्ल गुरुस ने दिया था। कब दिया था, 1898 में, 1898 में कार्ल गुरुस ने दिया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, और ईयर को 1898 में दिया था। ये क्या थे, जर्मन फिलोसफर एंड साइकोलॉजिस्ट थे, दर्शन शास्त्र और मनोवैज्ञानिक थे। तो ही एक्सप्लेन दिस थ्योरी मेनली इन हिज बुक। इन्होंने दो बुक को भी लिखा था, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछता है बुक के बारे में कभी कभी। द प्ले ऑफ एनिमल, द प्ले ऑफ मैन। द प्ले ऑफ एनिमल को इन्होंने 1898 में बनाया था, लिखा था, और द प्ले ऑफ मैन को 1901 ईस्वी में बनाए थे। ठीक है, कार्ल गुरुस जो एंटीसिपेटेड थ्योरी को जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, हिंदी में देख लेना, पूर्व अभ्यास सिद्धांत और प्रत्याशात्मक सिद्धांत। तो कार्ल ने क्या किया है, खेल भविष्य के जीवन की गतिविधियों के लिए तैयारी का माध्यम है। अर्थात खेल कोई समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह जीवन में आवश्यक कौशलों का अभ्यास करने का प्राकृतिक साधन, नेचुरल प्रैक्टिस है। बच्चा खेल के माध्यम से भविष्य के जीवन के लिए तैयार होता है। तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें है, किसने दिया है, इसको किस नाम से हम जानते हैं, और इसको कब दिया गया था, और दो बुक इन्होंने लिखा, कौन कौन सा, द प्ले ऑफ एनिमल एंड द प्ले ऑफ मैन। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, वही चीजों को मैंने बताया इसमें। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसको लेके रख लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्रेशनल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन थ्योरी ऑफ प्ले भी बोलते हैं। ये दो नाम से देखे, हमेशा ये इसको, और उसका जो बेसिक नाम है, उसके अलावा उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए। तो रिक्रेशनल थ्योरी को हम बोलते हैं मनोरंजनात्मक सिद्धांत, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं शीतलन सिद्धांत। तो रिक्रेशनल जो थ्योरी है, इसको कब दिया गया था, 1883 ईस्वी में। अगर यहाँ मेंशन नहीं होगा तो आप इसको मेंशन करिएगा, 1883 में इसको दिया गया था। किसने दिया था, मार्टिन लॉर्जस ने, मॉर्टिस लॉर्जस लॉजरस ने दिया था। कब, 1883 में। इट वाज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ठीक है, सरप्लस एनर्जी मतलब कि मार्टिन जो लाजरस हैं के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, खेल कार्य के दौरान खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति का साधन। मतलब कि उसमें क्या करना था, अतिरिक्त ऊर्जा का जो सरप्लस एनर्जी में अतिरिक्त ऊर्जा है, उसको क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि खेल कार्य के दौरान खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति का साधन है। ठीक है, अर्थात जब व्यक्ति काम करते करके थक जाता है, तो खेल मनोरंजन के साथ साथ ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का साधन बनाता है। ठीक है, मतलब कि रिस्टोर फिर से किसी चीज को करता है, एनर्जी को। इसलिए इसे शीतलन या विश्रांति सिद्धांत भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शीतलन, रिलैक्सेशन थ्योरी। कार्ल गुरुस ने भी दो बुक लिखा था, उसको उसमें मेंशन, एक मिनट, कार्ल गुरुस ने दो बुक लिखा था, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एक इन्होंने लिखा था क्रिया, क्रिया, ये बुक का नाम है। ठीक है, क्रिया। दूसरा इन्होंने लिखा था मानव क्रीड़ा, मानव क्रीड़ा। इन्होंने दो बुक को क्या किया था, लिखा था, मानव
कीड़ा। ठीक है, मानव कीड़ा। क्रिया और मानव कीड़ा। जो पहली बुक उनकी है वो कौन सी है, क्रिया है। और जो दूसरी बुक है वो मानव कीड़ा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आप, इसमें शॉर्ट में आप चीजों को दे दिया गया है। हाँ, इसमें हमने ये मेंशन किया है कि जो रिग्रेशनल थ्योरी है आपको कहीं कहीं क्या मिलेगा, GW T पैट्रिक और हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इसको प्रपोज कौन किया था, मॉर्टिस लॉजरस ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बस सपोर्ट किया था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें मतलब कि आप नेट में अगर डालोगे तो आपको यही चीजें मिलेगी, GTW पैट्रिक और हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने क्या किया था, केवल सपोर्ट किया था इन सब चीजों को, और मार्टिन लॉर्जस जो थे उन्होंने प्रपोज किया था। इसमें क्या करता है ये, हेल्प इन स्ट्रेस रिलीफ एंड मेंटल रिफ्रेशमेंट। मैंने रिफ्रेशमेंट की बात की थी कि अपने को, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए इस थ्योरी में इसमें मेंशन किया गया है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकैप्चुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले, पुनरावृत्ति या पुनः अवलोकन धारणा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। इसको याद रखिएगा आप। तो इसको किसने दिया था, जी स्टैनी हॉल ने। किसने दिया था, जी स्टैनले हॉल ने। कब दिया था इसको, 1906 में। 1906 में। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, राउंड लिख दिया हूँ, 1906 करिएगा इसको। ठीक है, 1906। और इसको विलियम उन्स ने भी इसी में दिया था। विलियम उन्स की भी बात आती है यहाँ पर। विलियम उन्स, WUNDT। इनका ईयर जो है 1913। ठीक है, 1930। ये क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर थे, नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी की जहां बात होगी। कौन थे, जी स्टेने हॉल को हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हॉल, प्ले इज रिकैप्चुलेशन ऑफ द पास्ट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एंसेंटर्स। ठीक है, एंसेंटर मतलब कि हाल के अनुसार क्या बोले हैं कि खेल मानव जाति के पूर्वजों पूर्वजों की क्रियाओं की पुनरावृत्ति है। एशियन मतलब क्या होती है, पूर्वजों होते हैं। ठीक है, जैसे एशियंट ओलंपिक हम बात करते हैं तो एसेंटर्स बोलते हैं, मतलब कि टर्स हो गया, मतलब कि वो किसी व्यक्ति को रिलेट कर रहा है, तो मतलब पूर्वजों की, पिछले जो इतिहास में जो चीजें रही हैं। ठीक है, उसके बाद in simple word, children is their in their play repeat the life activities of primitive human being like fighting, hunting, climbing, running, etc., which were once necessary for survival। मतलब कि बच्चे शिकार या लड़ाई जैसे खेल खेलते हैं क्योंकि उनके पूर्वज ऐसा ही करते थे। बच्चा चढ़ना, भागना, पत्थर फेंकना, पकड़म पकड़ाई, है ना, खेलना आदि करता है। ये सब आदि मानव की गतिविधियों की एक पुनरावृत्ति है। आप उसका कुछ ऐसे वीडियो देखोगे जिसमें जो आदि मानव लोग थे वो एक दूसरे के साथ वैसे ही करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, है ना, एक दूसरे को मतलब कि अपने से कमजोर लोगों को मार के खाना भी, कच्चा मांस खाना, ये सारी चीजें होती थी। तो कुछ ना कुछ जो बोलते हैं ना कि पूर्वजों का जो भी कुछ चीजें रहेंगी तो वो जीन, हम बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, तो इसीलिए वो उसको एसेंटर कहा गया है कि जो पूर्वजों की क्रियाओं की पुनरावृत्ति, मतलब कि कुछ ना कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिससे वो क्या होती है, वो रिपीट हो रही हैं। इसको देख लेना, जिस्टन हॉल occurs based on play repeated सेंट्रल एक्टिविटी मतलब वही जो पूर्वजों के द्वारा की जाती थी पहले। अदर नेम रिकैप्चुलेशन और रेन स्टेटमेंट थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, रेन स्टेटमेंट थ्योरी, पुनरावृत्ति धारणा। ठीक है, एग्जाम्पल, लिमिटेशन, सारी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन हम आते हैं कैथरिक थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं विरेचन या रेचन की धारणा। तो
ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इमोशनल रिलीज। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इमोशनल रिलीज के नाम से भी हम जानते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके जो फाउंडर है या प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? अरस्तु को हम मानते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। तो खेल वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी दबी हुई भावनाओं और ऊर्जा को बाहर निकालता है। इसको आपको मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये सारी डेफिनेशन जो है कभी कभी आती है, तो आप इसको भी थोड़ा देखते जाइएगा। खेल वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी दबी हुई भावनाओं और ऊर्जा को बाहर निकालता है। फिर विरेचन या रेचर हाड़ा के अनुसार मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की भावनाएं, तनाव और इच्छाएं संचित रहती है। जब व्यक्ति खेलता है तो वह उन दबे हुए तनाव, क्रोधों, भय या उत्साह को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार खेल मन और शरीर दोनों के लिए शुद्धिकरण का साधन माना जाता है। इसको भी देख लेना, कैथारसिस का क्या मतलब होता है, तो इमोशनल प्यूरिफिकेशन और रिलीज। ठीक है, प्यूरिफिकेशन और रिलीज मतलब कि भावनात्मक को क्या करता है, शुद्धिकरण करता है या उसको शरीर से चीजों को बाहर निकालता है। अब हम बात करेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी की। तो साइको एनालिटिक थ्योरी की हमने पिछले में बात किया था कि साइको एनालिटिक थ्योरी को किसने दिया है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी को सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कहीं कहीं अन्ना फ्रायड का भी नाम आता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा कि साइकोएनालिटिक थ्योरी को किसने दिया है? फ्रायड। फ्रायड मतलब सिगमंड फ्रायड ने। तो फ्रायड के अनुसार खेल वह माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा अपनी अवचेतना इच्छाओं, भय, संघर्षों और भावनाओं को व्यक्त करता है। इन सिंपल टर्म, प्ले हेल्प द चाइल्ड रिलीज इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड सप्रेस्ड इमोशंस इन अ सेफ एंड इमेजिनरी वे। ठीक है, अगर बच्चा डरावनी चीजों से खेलता है, जैसे डॉक्टर बनकर इंजेक्शन देना या शिक्षक बनकर दूसरों को डांटना, तो वह अपने अंदर के डर, गुस्से या दबे हुए भाव को खेल के माध्यम से निकाल रहा होता है। जो फ्रायड ने तीन चीजें इसमें दी थी व्यक्ति के संरचना और खेल में: ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो इसमें उसको हमने एक्सप्लेन किया है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। तो इसमें क्या है, रिप्रेजेंट इंस्टिंक्ट एंड डिजायर अनकॉन्शियस माइंड, यह हमारी मूल प्रवृत्ति और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। डील्स विथ रियलिटी, मेडिएट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, यह वास्तविकता से संतुलन बनाता है और व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सुपर ईगो क्या है, रिप्रेजेंटेड मोरल एंड सोशल वैल्यू, यह नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। देखो, यहाँ पर हमने एक दिया है कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो दिया गया है वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, लेकिन लेटर कंट्रीब्यूटर जो थे अन्ना फ्रायड और मेलिकिन केन थे। ठीक है, इसमें बुल्लहर का नाम भी आता है, तो उसको भी थोड़ा सा आप देखिएगा बुल्लहर का। तो मेन जो साइकोलॉजी की हम बात करेंगे तो सिगमंड फ्रायड की हम बात करेंगे। ठीक है, सोशल थ्योरी की हम बात करेंगे कि सोशल थ्योरी को किसने दिया है। तो सोशल थ्योरी को भी अरस्तु ने दिया है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक धारणा। सामाजिक धारणा इसको हम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु, प्ले इज अ सोशल एंड मोरल एक्टिविटी दैट प्रोवाइड रिलैक्सेशन एंड प्रिपेयर्स मैन फॉर सीरियस ड्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, सीरियस ड्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये अरस्तु के अकॉर्डिंग एक क्या है, ये डेफिनेशन भी है प्ले की। तो अरस्तु के अनुसार यहाँ देख लेना, खेल एक सामाजिक और नैतिक क्रिया है जो मनुष्य को आराम प्रदान करती है और जीवन के गंभीर कार्यों के लिए तैयार करती है। प्ले इज नॉट इडनेस बट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो खेल आलस्य नहीं है बल्कि जीवन की तैयारी है। अरस्तु का मानना था कि खेल उद्देश्य केवल आनंद प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य जब खेलता है तो वह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और सामाजिक संबंधों को भी विकसित करता है। ठीक है, खेल तनाव और थकान को दूर करता है और व्यक्ति को समाज में जिम्मेदार भूमिका निभाने की
लिए तैयार करता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि खेल का मुख्य कार्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पुनर्निर्माण। ये है सोशल थ्योरी की शॉर्ट नोट्स। इसमें हम देखिए, इसमें हमने कहा था ना कि सोशल थ्योरी में अरिस्टोटल के साथ साथ मीड, मतलब कि इसमें दिया गया है कि जॉर्ज हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट और कार्ल ग्रूस का नाम भी आता है। अगर ये नहीं दिया है क्या, अरस्तु, तब आपको ये बातें चीजें, मतलब कि ये एशियंट में है, ये अभी क्या हम बोल सकते हैं करंट में जो चीजें को इनको दिया गया है। तो कौन दिया, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और कार्ल गुरुस ने मिलके इस थ्योरी को दिया था, थ्योरी ऑफ प्ले को। ठीक है, ये यहाँ इसीलिए डेट डाल दिया हूँ कि ये एशियंट की बात यहाँ कर रहा है, 384। अगर ये दिया है तो आपको अरस्तु के साथ ही जाना। देन प्ले इज लाइफ थ्योरी की हम बात करेंगे कि प्ले इज लाइफ थ्योरी क्या है। जीवन का खेल ही जीवन सिद्धांत। उसके बाद इसको किसने दिया है कि जॉन डेब्यू, डॉक्टर जॉन डेब्यू ने दिया है इस धारणा को। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि इसका जो मेन उद्देश्य है, हिज फिलोसफी वाज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करके किसी चीज को क्या करना, सीखना। मीनिंग दैट ट्रू एजुकेशन कम्स फ्रॉम एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्ले इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दैट। प्ले इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, प्ले इज लाइफ इटसेल्फ। जॉन डेब्यू ने कहा है खेल जीवन की तैयारी नहीं, खेल स्वयं जीवन है। तो ये सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है कि जॉन डिब्यू ने खेल के बारे में क्या बोला। तो प्ले इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, प्ले इज लाइफ इटसेल्फ, खेल स्वयं जीवन। देन द प्ले इज लाइफ थ्योरी स्टेट दैट प्ले इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी ऑफ चाइल्डहुड बट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट। तो क्या बोलते हैं इसमें कि खेल ही जीवन सिद्धांत के अनुसार खेल केवल बचपन का हिस्सा नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइल्डहुड, बल्कि यह मनुष्य के पूरे जीवन का अभिन्न अंग है। खेल के माध्यम से व्यक्ति सीखता है, आनंद प्राप्त करता है और सामाजिक रूप से विकसित होता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या देखा कि इसको किसने दिया है, कैसे इसको सीखते हैं, और एक दो आपने इसको क्या किया, डेफिनेशन को दिया। तो मेन आइडिया ऑफ द थ्योरी इसका क्या है कि प्ले इज कंटिन्यूअस, प्ले इज लर्निंग, प्ले इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, प्ले इज ए नेचुरल एंड इसेंशियल, प्ले प्रमोट ग्रोथ एंड एडॉप्टेशन। ये सारी चीजें क्या है, इनके की पॉइंट्स हैं। इसको याद रखना है कि जो थ्योरी दिया गया है कौन सा, प्ले इज लाइफ थ्योरी, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है, या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहती है, अवधारणा क्या रहती है। तो प्ले इज कंटिन्यू, हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस खेलना है और कंटिन्यूअस सीखना है। प्ले इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो प्ले है वो एजुकेशन का एक, शिक्षा का एक भाग है। प्ले इज नेचुरल एंड इसेंशियल, यह एक प्राकृतिक नेचर का है। और प्ले प्रमोट ग्रोथ एंड, मतलब कि ये वृद्धि और एडॉप्टेशन, मतलब किसी चीज को क्या करना, अडॉप्ट करना है ना। जैसे आप खेल रहे हो तो कब तक आप किसी स्किल को एक्वायर कर पा रहे हो, अपने भीतर एडॉप्ट कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजों को भी क्या करता है, बनाता है। उसके बाद ये है कुछ कि उसको हमने कहा था कि कौन ने दिया था, कि जॉन डेब्यू ने दिया था इसको। तो पैट्रिक गेडस का भी नाम आता है, तो लेकिन आपको जॉन डेब्यू के साथ जाना है। मैं इसलिए इसको लिख दिया हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज क्यों ना हो कि ये आप जब सर्च करोगे या कहीं बुक में देखोगे तो हो सकता है कि ये दे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको जॉन डेब्यू के साथ जाना है, अगर दोनों पूछे तो दोनों के साथ जाना है। ठीक है, खेल जीवन की तैयारी है नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है, ये डेफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट आता है नैसर्गिक अनुष्ठान या नैसर्गिक सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं निसर्ग भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा बुक वगैरह में निसर्ग। इस तरीके से निसर्ग, ठीक है, ये चीजें वही हैं, आपको उतना उसमें वो नहीं करना है। तो नैसर्गिक अनुष्ठान या नैसर्गिक सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल स्टिक थ्योरी ऑफ प्ले, ये सारे जो भी प्ले के थ्योरी हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो जीन जैक्वेस, जो कि
रूसिया मतलब कि रूसो की बात हम करते हैं कि इसको किसने दिया है, रूसो। देखो अरस्तु और रूसो ये दोनों लिखने में और पढ़ने में बहुत ही अंतर है। तो आपको याद रखना चाहिए कि रूसो अरस्टोल उसको पूरा लिखा रहता है, और ये रूसियो, ठीक है। तो आपको रूसो इसको पढ़ना है, और वो जो है अरस्तु। तो इस सिद्धांत को किसने दिया है, रूसो ने दिया है, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक एवं शिक्षा विचारक थे, शिक्षा विचारक थे। तो रूसो का मानना है कि एजुकेशन शुड फॉलो नेचर, अर्थात शिक्षा का विकास प्राकृतिक नियमों के अनुसार होना चाहिए, और खेल इस प्रक्रिया का एक अंग है। ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं। तो नस्लीय सिद्धांत के अनुसार खेल मनुष्य की स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ हमने बात कर ली कि एजुकेशन शुड फॉलो नेचर। तो आगे बात करेंगे कि मनुष्य जन्म से ही खेलने की प्रवृत्ति लेकर आता है। खेलना उसकी जैविक और मानसिक आवश्यकता का एक स्वाभाविक परिणाम है। अकॉर्डिंग टू रूसो, और इन्होंने प्ले की थ्योरी को देते हुए क्या कहा है कि प्ले इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स इनर नीड एंड इंस्टिंक्ट। खेल बच्चों की आंतरिक आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है। कौन कहा है इसको, रूसो ने कहा। नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ प्ले में क्या बोला गया है कि का मुख्य सिद्धांत यह है कि खेल किसी बाहरी दबाव या प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि प्रकृति की स्वाभाविक प्रेरणा से उत्पन्न होती है। बच्चा जन्म से ही जिज्ञासु और सक्रिय होता है। खेल उसके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का प्राकृतिक माध्यम है। खेल के द्वारा बच्चा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और सीखने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा और विकास को प्राकृतिक अनुभव, नेचुरल एक्सपीरियंस पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल अनुशासन और या पाठ्यक्रम। ठीक है। ये पूरा नाम है रूसो का, जीन जैक्वेस रूसो। फिर आता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्ले, संज्ञानात्मक खेल सिद्धांत की बात करेंगे, या कॉग्निटिव थ्योरी बोल सकते हो आप। तो इसके जो प्रवर्तक है वो जीन पियाजे का नाम आता है इसमें। ये जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्या थे, स्विस साइकोलॉजी। इन्होंने क्या कहा है कि खेल का आरंभ मनुष्य के संवेदी गामक विकास क्रिया से होता है। किससे होता है, संवेदी गामक विकास क्रिया से होता है। इसमें आगे हमने लिखा होगा। तो इन्होंने यह सिद्धांत बच्चों के संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अपने अध्ययनों के आधार पर दिया। उनका मानना था कि खेल बच्चे के सोचने, समझने और सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। देन संज्ञानात्मक खेल सिद्धांत के अनुसार खेल बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक बौद्धिक विकास का एक आवश्यक अंग है। खेल के माध्यम से बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझता है, सोचना, कल्पना करना और निर्णय लेना सीखता है। तो ये सारी चीजें होती है, मतलब कि थिंकिंग, हाइपोथेसिस जो करता है, ठीक है, मतलब प्रिडिक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, और निर्णय मतलब कि डिसीजन मेकिंग। देन कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्ले के अनुसार क्या है, खेल केवल मनोरंजन या शारीरिक गतिविधियां नहीं है, बल्कि ये बच्चों की सोचने, समझने और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है। इसको देख लेना कि जीन पियाजे ने इसको तीन भागों में बांटा है। सेंसरी मोटर प्ले, सिंबॉलिक और इमेजिनरी इमेजिनेटिव प्ले, और गेम विथ रूल्स, ये तीन चीजों में इन्होंने बांटा है। तो इसका जो आयु वर्ग है वो जन्म से 2 वर्ष तक है। 2 वर्ष से 7 वर्ष हम जिसमें जाएंगे, सिंबॉलिक वगैरह को हम क्या करते हैं, मतलब कि बच्चे जो रहते हैं वो सिंबॉलिक चीजों को या इमेजिनेटिव प्ले करते हैं, ठीक है। देन 7 वर्ष से ऊपर गेम विथ रूल्स। तो इसमें जन्म से 2 वर्ष में क्या होता है, बच्चा अपने इंद्रियों और शरीर की गतियों से खेलता है, जैसे चीजों को पकड़ना, हिलाना, ठीक है, उसके बाद गिराना, ऐसे चीजों को मतलब कि बार बार चीजों को वो करता है, रिपीटेड मूवमेंट बच्चों का होता है। कब, जन्म से 2 वर्ष तक, मतलब कि उसमें किसी भी चीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, पकड़ने की क्षमता ना, देखने की, इस टाइप से बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो 2 से 7 वर्ष में क्या होता है, बच्चा कल्पना के आधार पर खेलता है, जैसे गुड़िया से बात करना या खिलौना, कार चलाना, इस टाइप से चीजों को करता है। देन 7 वर्ष से बच्चा नियमों को समझता है, सहयोग और प्रतिस्पर्धा सीखता है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आदि जैसे गेमों में। ये है शॉर्ट में, इसको आप बना लेना।
तो इसमें चीजें दी गई हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्ले है, किसने दिया है, कौन से ईयर में आया है। ठीक है। उसके बाद मुख्य विचार इस पे क्या है, मुख्य चरण क्या है, उसके बाद महत्व क्या है, देन आलोचना, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा, फिर निष्कर्ष में खेल अधिगम और बौद्धिक विकास का मुख्य साधन है, मुख्य साधन है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की हम बात करेंगे अंत विस्तारण धारणा, ईगो एक्सपेंशन थ्योरी ऑफ प्ले। तो इसको किसने दिया था, लेंस एंड कालेपड़ी। ठीक है, कालेपड़ी 1911 में। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम रहेगा अहम विस्तार धारणा, ईगो एक्सपेंशन थ्योरी ऑफ प्ले, तो बाई लेंज एंड, तो ये याद रखिएगा 1902 और 1911। उसके बाद अहम विस्तार धारणा मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक विलियम लेंज और एडोल्फ क्लेपरेट द्वारा दी गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार खेल व्यक्ति के अहम या व्यक्तित्व को व्यक्त करने और उसका विस्तार करने का एक प्राकृतिक तरीका है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो बच्चों को अपनी आंतरिक इच्छाओं को प्रकट करने, अपने आंतरिक मतलब उनके अंदर क्या चीजें चल रही हैं उसको क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं और ऐसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का अभ्यास करने का अवसर देती है जो उनके गंभीर या दैनिक जीवन की गतिविधियों में संभव नहीं होता है। इस सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं, कौन सी है, व्यक्तित्व का अभ्यास, संज्ञानात्मक कौशल का विकास और अहम का संतुलन। जो इसको हमने डिफाइन किया है, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है लेकिन आपको इसको समझना चाहिए। अगर पूछ देगा कि इसका जो मुख्य जो पॉइंट है, की पॉइंट उसको क्या है, तो व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कौशल का विकास मतलब कॉग्निटिव स्किल का डेवलपमेंट, और अहम का संतुलन मतलब कि ईगो को जो होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। अंतःविचार धारणा में ये भी चीजें हैं, वही सेम आगे ही लग रहा है। इसमें कुछ वो है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, इसको आपको देखना है। तो प्ले इज द मीन्स ऑफ ईगो सेटिस्फेक्शन एंड एक्सपेंशन, तो इसको लेन जो ने दिया, तो खेल अहम की संतुष्टि और विस्तार का माध्यम। इसको देख लेना आप, ये शॉर्ट में अपना चीजों को बता देना कि सिद्धांत का क्या नाम है, कौन दिया है, ठीक है, मुख्य विचार क्या है, महत्व क्या है, आलोचना क्या है, निष्कर्ष क्या है। इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले अकॉर्डिंग टू विलियम एम सी मैकडोल। ठीक है, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले आप देखोगे तो और लोगों ने दिया, इसीलिए मैंने इसमें नाम को पहले मेंशन करके तब जाके चीजों को बताया। तो अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडूगल, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, सहज प्रवृत्तियां जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो सभी मानवीय क्रियाओं को संचालित करती हैं। खेल इन प्रवृत्तियों का सुरक्षित और स्वाभाविक अभ्यास करने का माध्यम है। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य और पशु दोनों में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे लड़ना, भागना, अनुकरण करना, जिज्ञासा, खेलना, ये सारी चीजें क्या है, ये जन्मजात होती है। खेल इन प्रवृत्तियों को व्यक्त करने, जो जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं, खेल इन प्रवृत्तियों को व्यक्त करने और नियंत्रित करने का माध्यम है। बचपन में बच्चा खेल के माध्यम से अपने इन प्रवृत्तियों का अभ्यास करता है जो बाद में व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार में परिलक्षित होता है। ठीक है। प्ले इज नॉट पर्पसलेस, मतलब कि विलियम मैकडोल ने कहा है, प्ले इज नॉट पर्पसलेस, इट इज एन इंस्टिंक्टिव प्रैक्टिस दैट प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर लाइफ। मतलब कि खेल केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक सहज क्रिया है जो व्यक्ति को भविष्य के जीवन और सामाजिक परिस्थितियों के लिए क्या करता है, तैयार करता है। हाँ, इसको देख लो, विलियम मैकडूगल कब दिया था, इंट्रोड्यूस ऑफ सोशल साइकोलॉजी, है ना, 1908 में इन्होंने दिया था। ये बुक का नाम है ये। इस बुक में क्या किया था इन्होंने, इस चीज को, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले को मेंशन किया था। देखो यहाँ इसमें लिखा हूँ, बुक के बारे में लिखा हूँ कि ये इनका बुक है 1908 में, उसमें नहीं लिख पाया था। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। देन हम वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्ले।
थ्योरी ऑफ प्ले की हम बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ प्ले क्या है। तो आपको इसको अच्छे से, जितना पीछे का भी मैं बताया हूँ, इसको अच्छे से आप अपने हिसाब से उसको रेडी करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से रेडी करेंगे नोट्स को। कोई भी डाउट होगा तो आप इसको पूछिएगा। अगर कुछ इसमें आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसको बिल्कुल आप ग्रुप में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।